Solutions video lecture. This is video lecture part 3. So in our today's video lecture we are starting with a very important concept of solubility. We are starting with the concept of solubility and आज से हमारा जो चैप्टर है वो एक्चुअली में शुरू होता है. मतलब अभी तक जो मैंने आपको पिछला कराया वो 11th क्लास पढ़ाई एंड आपको पुराना रिवाइज कराया, राइट. आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड ऑल. सो बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या होता है आपको जानना होगा. सॉल्युबिलिटी सबसे पहले होती क्या है. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या कितना आप उसमें चीज को डिसॉल्व कर सकते हो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि मैक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. अब आई थिंक सबको पता है व्हाट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पिछली वीडियो में अच्छे से बताया था. मैक्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, उसको हम बेसिकली वो कितना अमाउंट है उसको हम बेसिकली सॉल्युबिलिटी कह देते हैं. अब एक सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ 500 ग्राम चीनी ही डिसॉल्व कर पा रहा है, वेरएस पानी जो है लेट्स से इट्स अनदर सॉल्वेंट जो कि 1000 ग्राम चीनी जो है वो यानी 1 kg ऑफ चीनी डिसॉल्व करवा पा रहा है. तो पानी की सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन टू दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट ज्यादा होगी. क्लियर एवरीबॉडी. सॉल्युबिलिटी ना 3 चीजों पे क्लियरली डिपेंड करती है. अब अगर मैं उस सॉल्वेंट का, जो सॉल्वेंट ए था उसका जिसमें मैंने 500 ग्राम डाल पाई थी मैं, अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो सॉल्युबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी. ये एक फैक्ट होता है. अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं या कम कर दूं तो क्या होगा, और अगर मैं नेचर ऑफ सॉल्यूट पे जाऊं तो क्या होगा. बेसिकली ये हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी भी ना 2 तरह के सॉल्यूशंस पे डिफाइन होती है. सॉल्युबिलिटी कैसे 2 तरह के सॉल्यूशंस पे डिफाइन होती है. पहला होता है सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी कि जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, ऐसे सॉल्यूशन में क्या होगा. और अगर मैं बात करूं लिक्विड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन में तो क्या होगा. तो मेरे पास 2 तरह के केसेस बन जाते हैं. एक केस बनता है लिक्विड इन अ लिक्विड पे और एक केस बनता है सॉलिड इन अ लिक्विड पे, कि अगर मैंने सॉलिड डिसॉल्व करा लिक्विड में तो क्या होगा, और अगर मैंने लिक्विड ही डिसॉल्व कर दिया लिक्विड में तो क्या होगा. अगर मैं सबसे पहला टॉपिक जो एनसीईआरटी का भी है वो उठाऊं, सॉलिड्स ऑफ इन अ लिक्विड, सॉलिड इन अ लिक्विड की अगर मैं बात करूं, यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे. बेसिकली आप क्या करते हैं, पहली चीज तो ये समझिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, नॉन इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कोई भी हो, लाइक विल ऑलवेज डिसॉल्व लाइक. एंड दैट मीन्स पोलर सॉल्वेंट विल डिसॉल्व अ पोलर, समझ गए. और नॉन पोलर सॉल्वेंट विल डिसॉल्व अ नॉन पोलर सॉल्यूट. तो यानी कि लाइक विल ऑलवेज डिसॉल्व लाइक. इस बात को ध्यान से समझ लीजिए. अब अगर मैं बात करूं, ये नोट पॉइंट होता है यूजुअली, आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को रेफर कर लीजिए. अभी बस सुनो समझो. अ सॉल्यूट, अब मैंने एक सॉल्यूट लिया और उसमें डिसॉल्व कर लिया, बेसिकली उसको डिसॉल्व कर लिया एक सॉल्वेंट में, ठीक है. तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस जो हैं वो सेम होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस सेम होती हैं तो ही वो डिसॉल्व हो पाता है. सो बेसिकली हम क्यों कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, बिकॉज हम इसलिए कहते हैं बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शंस होती है ना, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं वो सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, इसीलिए वी से लाइक डिसॉल्व्स लाइक. बात समझ आई. तो इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शंस है वो सेम नहीं होंगी तो डिसॉल्व नहीं होगा. सिंपल. अगर मैं बात करूं NaCl की, ठीक है, और मैं बात करूं शुगर की, तो ये दोनों रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं H2O में क्योंकि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस सेम है. लेकिन अगर मैं बात करूं नेफ्थलीन की,
एंड एंथ्रेसीन की, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ये रेडिली डिसॉल्व नहीं होते आपके पानी में H2O में। उसका बेसिकली रीजन यही है कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस है वो सिमिलर नहीं है। वेराज ये दोनों नेफ्थलीन एंड एंथ्रेसीन बेंजीन में बहुत अच्छे डिसॉल्व होते हैं क्योंकि ये दोनों ही नॉन पोलर होते हैं। एंड बेंजीन माय डियर चिल्ड्रन इज अ लिक्विड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ओके 100%। और शुगर और NaCl बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होते। समझ आ गया। अब हम आते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म पर जिसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। प्लीज इसको आपने लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ा होगा, डिसोल्यूशन, आयनाइजेशन, ये सब। ठीक है, चलिए डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिसॉल्व करना, सिंपल। सो व्हेन द सल्यूट डिसॉल्व्स, सल्यूट जब एक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और इंक्रीज कर देता है अपनी कंसंट्रेशन को सल्यूशन में, उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। यानी कि अभी तक इस सल्यूशन में, लेट्स से ये एक बीकर है, इस सल्यूशन में ये एक सल्यूशन है, लेट्स से इसमें सिर्फ पानी था, इसमें सिर्फ पानी था। मैं यहां से NaCl भी ले आई, मैंने इसमें NaCl प्लस H2O कर दिया। तो अब ये क्या हुआ? अब इसमें NaCl की भी, लेट्स से यहाँ पर 100% अभी तक पानी ही पड़ा था। अब क्या हुआ? अब NaCl बाबा आए, उन्होंने क्या कर दिया? इसकी वैल्यू को 50% कर दिया, लेट्स से, या फिर 70% कर दिया H2O की वैल्यू को, और अपनी को 30 कर दिया, या फिर 50 कर दिया, व्हाटएवर, डिपेंडिंग। सो इस सोल्यूशन को के प्रोसेस को, इस प्रोसेस को ऑफ डिसॉल्विंग द सल्यूट एंड गेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट मोर हायर इज नोन एज डिसोल्यूशन। बड़ी ही स्पष्ट भाषा में मैंने आपको बता दिया। एक एक चीज एनसीईआरटी की है ये, एक एक चीज। अगला जो चीज है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनेंगे। क्रिस्टलाइजेशन इज बेसिकली जब आपके सल्यूट में, सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में जो आपने बनाया है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और जब वो जो पार्टिकल्स आपके उसमें है सल्यूशन में, वो सेपरेट आउट हो जाए, जब वो सेपरेट आउट हो जाए और क्या बन जाए? क्रिस्टल्स बन जाए। और क्या बन जाए? क्रिस्टल्स बन जाए। तो इस प्रोसेस को सेपरेशन आउट होने के हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर एवरीबॉडी? 100%। ओके, अब इस प्रोसेस को, जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? ओके, जब number of solute dissolve is equals to in equilibrium to number of solute taken out. Number of solute dissolved is equals to number of solute taken out. ठीक है, तो ये मैं आपको ओवरव्यू दे दिया। अब हम आते हैं दो तरह के सॉल्यूशंस पे। बेसिकली एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल चीज बताऊंगी, ध्यान से समझ आ जाएगा। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दोज सॉल्यूशंस देयर इन व्हिच यू कैन नॉट डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, यानी आप और ज्यादा सॉल्यूट इन सॉल्यूशंस में नहीं डाल सकते, सैचुरेट हो चुके हैं ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एंड ऐसे सॉल्यूट जिनमें आप और सॉल्यूट डाल सकते हो, सॉल्यूशन जिनमें आप और सॉल्यूट डाल सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? बहुत बेसिक चीज है, 12वीं में आ गए हो, इतना तो सबको पता ही होगा। अब हम आते हैं मेन चीज पर। मैंने आपको जो टॉपिक स्टार्ट कराया था, मैंने आपको सॉल्युबिलिटी की बात करी थी और मैंने कहा था सॉलिड इन लिक्विड, राइट? तो अब उसी पे वापस आते हैं। सॉलिड इन लिक्विड पे इफेक्ट, बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ ऐसे सॉल्यूशन की, हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट? ऐसे सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं। बेसिकली अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऐसी चीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो पढ़ते हैं। सो बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, ठीक है?
तो ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल चलेगा। क्या चलेगा? ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। याद है ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल? ले चैटेलियर प्रिंसिपल कहता था कि अगर हीट बढ़ी है एक इक्विलिब्रियम, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था बड़ा अच्छा कि सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या है, अब बिकॉज द सिस्टम इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो वो क्या करता है, एक ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल चलाता है। अब अगर मैं बात करूं एंडोथर्मिक की, ठीक है, तो अगर तो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज एंडोथर्मिक, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि हम ही हीट प्रोवाइड कर दे रहे हैं, अगर हमने देखो यहां पर क्या बोला, टेम्परेचर का चेंज, हमने ये नहीं बोला हमने हीट प्रोवाइड करी या नहीं, तो टेम्परेचर का चेंज दो तरह से आ सकता है। टेम्परेचर का चेंज तब आएगा जब हमने ही हीट प्रोवाइड कर दी, वो एंडोथर्मिक हुआ। हमने जब हीट प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा, ऑब्वियसली आप जब भी शिकंजी घोलते हो तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, गर्म कर दो पानी का, होगा क्या, वो इजीली डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हैं। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। लेकिन अगर मैं एक्सोथर्मिक में लूं, एक्सो में लूं, यानी हीट निकल रही है, ऑलरेडी एक्स्ट्रा हीट है, इसमें मैं और हीट बढ़ा दूंगी। अब ऑलरेडी सॉल्यूशन हीटेड है, मैं और हीट बढ़ाए जा रही हूं, तो टेम्परेचर तो मैंने अभी भी बढ़ाया, लेकिन ऑलरेडी एक्स्ट्रा हीट आ रही है, सॉल्यूशन को इतनी हीट चाहिए नहीं, तो होगा क्या, इससे सॉल्युबिलिटी और घट जाएगी, इससे सॉल्युबिलिटी और घट जाएगी। बात समझ आई? 101% समझ आई। इससे सॉल्युबिलिटी और नीचे चली जाएगी, बढ़ने की बजाय और नीचे चली जाएगी। इस कॉन्सेप्ट पे ना पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये हेनरीज लॉ से लिंक्ड है। अभी जो अगला कॉन्सेप्ट है वो इससे लिंक्ड है, और उससे अगला हेनरीज लॉ से, और हेनरीज लॉ से पेपर हमेशा पेपर में क्वेश्चन आया आज तक। चलिए अगला आगे बढ़े। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा ऐसे सॉल्यूशन में, याद रखना जब भी सॉलिड एंड लिक्विड वाला क्वेश्चन आए, सॉलिड एंड लिक्विड में कभी भी प्रेशर का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता इफेक्ट? बिकॉज such solutions basically solid है और liquid है, both are incompressible, only gases are compressible। तो gases वाले liquid पर definitely pressure का कोई effect होगा, लेकिन solid और liquid दोनों incompressible है, दोनों पे फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गया? okay, now coming to very important part which is the solubility of a gas in a liquid। ठीक है, अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस की एक लिक्विड में, तो ये एक क्वेश्चन बनता है जहां पर हेनरीज लॉ आ जाता है। क्या आ जाता है? हेनरीज लॉ। ठीक है, अब मेरी बात को पहले ध्यान से सुनेंगे, बहुत जल्दी जल्दी मैं करा रही हूं बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नॉट वेस्ट योर टाइम, और अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो प्लीज इसको 2x पे देखिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे पता है यू आर ऑल गोइंग टू योर कोचिंग्स, या तुम बड़े बड़े ट्यूशन की वो देख के आए हो वीडियो व्हाटएवर, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, आई जस्ट वांट यू टू गिव योर क्विक रिकैप। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस। अब बेसिकली हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिसॉल्व होती है HCl भी डिसॉल्व रहता है। यहां पर सबसे पहली चीज जो समझाई जाती है वो समझाई जाती है हेनरीज लॉ। इसके ऊपर तो ऐसे स्टार मार्क कर लो जितने का मार्क कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे। पेपर हेनरीज लॉ के बिना नहीं बनता बोर्ड का, एंड मैं क्या पढ़ाती हूँ? CBSE। तो पेपर हेनरीज लॉ का नहीं बनेगा, या तो इसमें न्यूमेरिकल आ जाएगा कहीं ना कहीं से, या तो इसमें स्टेटमेंट प्लस एप्लीकेशन आ जाएगी। इस बार 2025 के कोई एक सेट में ये पक्का था। मैं बता देती हूँ, NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 चैप्टर नंबर 1 2025 PYQ था ये फॉर 3 मार्क्स। गॉट माय पॉइंट?
तो हेनरीज लॉ के बिना पेपर नहीं बनेगा। समझ आ गया? चलिए, पहले आपको इसीलिए हम हेनरीज लॉ ही पढ़ा रहे हैं। हेनरीज लॉ है क्या, पहले सुनो ध्यान से। हेनरी का लॉ स्टेट करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, द solubility of a given liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present on the surface of the liquid. Solubility बात समझ आई? तो समझो, जो एक लिक्विड है उसके ऊपर अज्यूम करो एक पिस्टन सा रखा है, ऐसे 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 ऐसे। यहां लिक्विड में क्या है, सॉल्युबिलिटी, और इसके ऊपर आप अज्यूम करो ये गैस है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है ना, ये इस गैस के, पर्टिकुलर गैस के, लेट्स से गैस एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन के पर्टिकुलरली पार्शियल प्रेशर की प्रोपोर्शनल है। समझ आ गया? और यही हमें चीज हेनरी ने बताई थी। और यहाँ डाल्टन जी भी आए थे, डाल्टन जी ने भी ऐसा सिमिलर सा कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। समझ गए? समझ गए? तो हेनरीज लॉ में सोल्युबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर। एंड सॉल्युबिलिटी को आप दर्शाते कैसे? अब आप जरा देखें, सॉल्युबिलिटी को आप एक्स मोल फ्रैक्शन से दर्शाते हो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इसने डिसॉल्व करे। बेसिकली ये इसका गिवन है, एक्स मोल्स, एक्स विच इज काय। सो ये गैस के मोल्स होते हैं, सबको मैं बता दूं, गैस का मोल फ्रैक्शन होता है बेसिकली। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। Can I write this as P is directly proportional to chi? Now, अब I know many people will object, नहीं लिख सकते, no, but we are taking this. इसमें same value होती है, ठीक है? तो partial pressure is directly proportional to mole fraction. But here, if I want to remove this, then can I write partial pressure is equals to KHX? This is called as Henry's law constant. Henry's constant कह लो, Henry's law constant कह लो, कुछ कह लो। समझ आ गया? क्लियर है? पक्का? धन्यवाद। अब सुनेंगे बड़े ध्यान से, रिलेशन solubility and Henry's constant। ठीक है? जब भी हेनरी का कांस्टेंट बढ़ेगा, याद रखना सॉल्युबिलिटी घटेगी। क्यों भाई? ध्यान से देखो, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH बाय मोल। KH को इधर ले आओ, इनवर्स का दिख रहा है आपको, ये इनके बीच में दिख रहा है, ये इनवर्स का, ये तो बस सिंपल समझ आ गया। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ हेनरीज लॉ खत्म कराने में। मैं हेनरीज लॉ पे छोड़ना नहीं चाहती बिल्कुल भी। फिर अगली वीडियो में वेपर प्रेशर से शुरू करेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे आते हैं, ठीक है? टेम्परेचर जो है इसमें क्या होगा? solubility will increase when it is temperature is decreasing, and solubility will decrease if temperature is increasing. Simple, बात खत्म, done. With this we are done till Henry's law. See you guys in the next one. Subscribe. Bye bye. Take care. I hope you understood.